हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज की जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको एंड तक देखना सभी लोग। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए ना सही, मेंबर और सीएमए क्वालिफाइड सबके लिए नॉलेजेबल और यूज़फुल भी होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है और बच्चों के मन में एक्साइटमेंट होती है और वो सोचते हैं कि सर ये सीएमए के प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, ये सेक्रेटरी कैसे बनते हैं, चेयरमैन कैसे बनते हैं, ट्रेजरर कैसे बनते हैं, ये जो पोजीशंस होती है आईसीएमआई के अंदर आखिर ये मिलती कैसे हैं, ये कैसे इसके इलेक्शंस होते हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता कि सेंट्रल काउंसिल क्या है, रीजनल काउंसिल क्या है, चैप्टर क्या होते हैं। ये काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता, वो सबको सेम ही समझते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आईसीएमआई के इलेक्शंस कैसे होते हैं और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन सी सीट्स होती है और इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन वोट कर सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है यहाँ पर वोटिंग का, वोट काउंटिंग का भी आपने नहीं सोचा होगा। और जब तक मैं सीएमए नहीं बना था मुझे भी नहीं पता था कि अच्छा ऐसे वोट काउंटिंग होती है क्या, ये तो बड़ी अलग तरीके से वोट काउंटिंग करी जाती है। तो एक क्लास की तरह मान करके भी चलना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलने वाली है अपने प्रोफेशन के बारे में। तो आईसीएमए सीएमए के कैसे इलेक्शंस होते हैं, आइए इस प्रोसेस को जानते हैं। देखिए, जैसे सीएमए के अंदर फाउंडेशन इंटर फाइनल है ना, वैसे ही सीएमए आईसीएमआई के अंदर भी तीन लेवल है। चैप्टर लेवल, रीजनल लेवल और सेंट्रल लेवल। जितना ऊपर लेवल जाते रहेंगे उतने ऊपर की पोजीशंस मिलती रहती है। तो चैप्टर लेवल होते हैं, जैसे आईसीएमआई के टोटल 117 चैप्टर्स है अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर जो है चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन्स होते हैं। और इन चैप्टर्स में भी कैटेगरी ए बी सी ऐसे बांट रखा है आईसीएमआई ने। तो ये चैप्टर लेवल होता है जो आपके सिटी के अंदर लोकेटेड होते हैं। जैसे जयपुर में चैप्टर लोकेटेड है तो उसे जयपुर चैप्टर कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है रीजनल लेवल। रीजनल लेवल में क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये चार जो रीजन्स है इन्हें हम बोलते हैं रीजन्स, रीजनल लेवल्स। और एक सेंट्रल लेवल है, ये इंडिया का लेवल होता है। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर वोट कौन कर सकता है। क्या स्टूडेंट वोट कर सकते हैं? नो। क्या सीएमए क्वालिफाइड वोट कर सकता है? नो। अगर आप सीएमए बन गए हैं और मेंबरशिप ले रखी है, मींस वोटिंग कौन करता है इसके अंदर? इसके अंदर वोटिंग करते हैं मेंबर्स। मेंबर्स वोट करते हैं इसके अंदर। मेंबर्स भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक ए सी एम है, एक एफ सी एम है। ए सी एम में होता है एसोसिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मतलब मेंबर है, जूनियर मेंबर। और सीनियर मेंबर को एफ सी ए में बोलते हैं, फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जस्ट लाइक मैं एफ सी ए में हूँ। एफ सी ए में कब बनते हैं? 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब जब आप 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो आप एफ सी ए में कहलाने लगते हैं। जब आपको मेंबर बने हुए 5 ईयर्स हो जाते हैं तब। तो मेंबर्स इसके अंदर वोटिंग करते हैं। मेंबर्स एक ही टाइम पर चैप्टर, रीजनल और सेंट्रल की वोटिंग करते हैं। हालांकि डे इनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आसपास में ही इनकी वोटिंग होती है। चैप्टर लेवल की वोटिंग होती है, रीजनल लेवल की होती है और सेंट्रल लेवल की होती है। इनमें सीट फिक्स्ड होती है। नॉर्मली हर चैप्टर के अंदर टोटल 7 सीट्स होती है, मीन्स 7 कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट होते हैं, या फिर यूँ बोले इलेक्शन में जीत प्राप्त करते हैं, विनर होते हैं। उसके बाद में रीजनल में भी वही 7 सीट्स होती है। कभी एक दो सीट्स को ऑप्टेड करके बढ़ा दी जाती, बट नॉर्मली यही सीट्स होती है। सेंट्रल काउंसिल के अंदर 15 सीट्स होती है जो कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं, एंड प्लस 5 सीट्स होती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट अपॉइंट किए जाते हैं उन लोगों के। तो ऐसे करके सेंट्रल काउंसिल में टोटल 20% होते हैं। अब ये 20% जो है ना, ये भी सिर्फ पूरे इंडिया से नहीं होते। इसमें देखिए क्या कैच है। इसमें क्या होता है कि इन 20% में भी जो सेंट्रल काउंसिल के अंदर जाएंगे उसमें से भी साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ से जाते हैं। साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट यहाँ की 4 4 4 सीट्स है, नॉर्थ की 3 सीट्स है। ऐसे करके टोटल 15 सीट होती है। तो 15% मीन्स नॉर्थ रीजन से कुछ लोग हो सकता है रीजनल काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हो, जो कि दिल्ली या नॉर्थ रीजन के लिए इलेक्ट होंगे। और नॉर्थ रीजन से ही कुछ लोग इलेक्शन लड़ते हैं जो कि सेंट्रल लेवल तक जाते हैं। जनरली ये देखा गया है कि कोई भी कैंडिडेट इलेक्शंस जो लड़ता है वो पहले चैप्टर लेवल पर लड़ता है और फिर रीजनल लेवल पर, फिर उसके बाद में सेंट्रल लेवल पर कंटेस्ट करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली रीजनल लेवल पे भी कंटेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लेवल पे डायरेक्टली कंटेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि आप
पहले लेवल बाई लेवल ही जाए। जैसे पहले फाउंडेशन के बाद इंटर ही कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, और इंटर के बाद ही फाइनल होता, बट यहाँ पे नहीं है। कोई भी कैंडिडेट किसी भी लेवल पे कंटेस्ट कर लेता है। अब क्या होता है कि चैप्टर के इलेक्शन हुए या रीजनल के हुए, सेंट्रल के हुए, इसमें जो भी कैंडिडेट विनर होते हैं वो आपस में हर ईयर एक मीटिंग करते हैं। एनुअल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना कंपनीज में, उसी तरीके से। और उसके अंदर वो मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स है, जो जीत करके आए हैं, विनर्स है, जैसे होता है ना जो एमपीज होते हैं वो मिलके जो है अपना प्राइम मिनिस्टर पीएम इलेक्ट करते हैं, जो एमएलएज होते हैं वो मिलके सीएम चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से ये मेंबर्स मिलके, जैसे चैप्टर से मान लीजिए 7 पर्सन इलेक्ट हो गए, अब ये 7 पर्सन आपस में अपना चेयरपर्सन सेलेक्ट करेंगे, सेक्रेटरी सेलेक्ट करेंगे, ट्रेजरर सेलेक्ट करेंगे एंड वाइस चेयरपर्सन सेलेक्ट करेंगे। तो एक चैप्टर में जनरली 4 लोग पोजीशन पर होते हैं और 3 जो है वो मेंबर इलेक्टेड रहते हैं, बट वो पोजीशन पर नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन वो जो ये वर्किंग कमेटी है उसका हिस्सा रहते हैं। ये 7 पर्सन्स मिल करके काम करते हैं, बट जो पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वो 4 लोगों के पास में होती है, उन्हीं के सिग्नेचर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स पर चलते हैं। सेम रीजनल में होता है। और सेंट्रल के अंदर मेंबर ज़्यादा है, लेकिन होता ऐसे ही है। सेंट्रल के अंदर प्रेसिडेंट होता है, और फिर अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई है, जैसे टैक्सेशन कमिटीज़ हो गई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसे अलग अलग कमिटीज़ बना रखी हैं जिसके अलग अलग लोग चेयरपर्सन बन सकते हैं। यही लोग आपस में चेयरपर्सन बन जाते हैं अलग अलग कमिटीज़ के। अब ये वोटिंग कैसे होती है, देखो वोटिंग कैसे होती है इसको ध्यान से समझना। एक पर्सन मेंबर है, ये वोट करेगा। अब ऐसे हम तो ये सोचते हैं ना जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला वो विनर है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है, देखो ये होती कैसे वोटिंग, ये समझो। अब टोटल मिला करके आपको यहाँ पे प्रेफरेंस वोटिंग देखने को मिलेगी। अब ये प्रेफरेंस वोटिंग क्या होती है इसके बारे में अपन जानते हैं, देखो इसको समझो। सबसे पहले तो जस्ट सपोज कि 7 पोजीशंस है, जो कि मतलब 7 लोग जो है वो विनर होंगे, सिंपल लैंग्वेज में मैं ये बोलूँ तो एक कोटा फिक्स करा जाता है। पहले तो कोटा को समझना, फिर प्रेफरेंस को समझाता हूँ मैं क्या। कोटा क्या होता है, देखो कोटा क्या होता है, देखो टोटल वैलिड वोट। ये सर क्या ये कोई इक्वेशन है, यस इसको समझना पड़ेगा। टोटल सीट्स, जैसे हमारे केस में टोटल सीट्स कितनी है 7 प्लस 1, इसको सॉल्व करो और प्लस 1। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू विनर निकालते हैं। ये कैसे होता है, देखो सपोज करो कि मैं वोट देने गया आईसीए में, ठीक है। मैं वोट देने जाऊंगा ना, तो पहली बात ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं, पोस्टल बैलेट से होती है। वहाँ पे हमें प्रेफरेंस लिखना होता है, मीन्स मैं एक से ज़्यादा लोगों को भी वोट दे सकता हूँ। कैसे सर, ये कैसे होता है, अभी देखो अभी बताता हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे मैं जाऊँगा ना जब वोटिंग करने, तो एक ऐसे पेज मिलेगा हमको, है ना। हम जाते हैं ऐसे, जैसे ये जो अपने नेल के ऊपर जो इंक लगाई जाती है वैसे ही लगाए जाएंगे। फिर क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट के नाम लिखे हुए होंगे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, डी, ई, एफ, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट के नाम लिखे होंगे। मैं सबको वोट दे सकता हूँ, मतलब मैं सभी को वोट दे सकता हूँ, लेकिन इनको मैं जो प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। मतलब मिस्टर डी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है तो मैं यहाँ लिखूंगा 1, मिस्टर एफ मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो ऐसे मुझे प्रेफरेंस देनी होगी। आप जितने कैंडिडेट हैं उन सबको वोट दे सकते हैं, बस आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये, मेरी सेकंड प्रेफरेंस ये, थर्ड प्रेफरेंस ये। ठीक है सर, ये समझ गया। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले से समझो, इन्होंने एक कोटा फिक्स करा है। जैसे टोटल वैलिड वोट, सपोज करिए कि 800 वोट या 8000 वोट कास्ट हुए, टोटल मिलाकर के 8000 वैलिड वोट है, चेकिंग करी गई, 8000 वोट्स वैलिड है। तो 8000 डिवाइड बाय सीट कितनी है 7 प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 1000 प्लस 1, तो ये हो गया 1001। अब समझना इसको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये फॉर्मूला सॉल्व कर लिया, टोटल वैलिड वोट डिवाइड बाय जितनी सीटें उसमें प्लस 1 कर दिया, 8 हो गई, और ये ओवरऑल सॉल्व करके भी प्लस 1 कर दिया। ठीक है सर। अब जिस पर्सन को सबसे पहले 1001 फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेंगे वो विनर हो जाएगा। जिस पर्सन को 1001 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिल गए वो विनर हो जाएगा, मीन्स वो इन 7 सीट में से एक सीट फिल हो गई। ठीक है, समझ गए। तो जिस भी पर्सन को, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है ना, मिस्टर डी को ऐसे मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए, और मिस्टर डी को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट कितने मिल गए
1001। तो मिस्टर डी इलेक्ट हो गए हैं, वो काउंसिल में आ रहे हैं। ये सब जगह ऐसा ही होता है, चाहे चैप्टर हो, रीजनल हो या सेंट्रल हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसे कहानी खत्म नहीं होगी। अब मिस्टर डी को जिन जिन लोगों ने, अब मिस्टर डी के फर्स्ट प्रेफरेंस तो हो गए खत्म, मिस्टर डी तो एग्जिट हो गए अपने, ठीक है, आप समझ गए आप। मिस्टर डी हो जाते हैं इस रेस से एलिमिनेट, क्यों? क्योंकि वो सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा आगे? अब इसमें आगे के बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझो। अब सपोज करिए कि ये मिस्टर डी तो और वोट लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, और मिस्टर डी के वोट 1500 पहुंच गए, जबकि चाहिए कितने थे? 1001 ही चाहिए थे, इनको तो ज़्यादा मिल गए। इनके जो एक्सेस वोट है, जो सरप्लस वोट है, वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसको? जिसको लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस वोट दिया होगा उसको। मतलब क्या होगा भाई? काफ़ी सारे बैलेट ऐसे होंगे जिसमें मिस्टर डी को फर्स्ट और मिस्टर एफ को क्या दे रखा है? सेकंड दे रखा है। मिस्टर डी तो अपना कोटा पूरा करके एग्जिट हो गए। अब जहां जहां मिस्टर डी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रहा है, वहां पे मिस्टर एफ को क्या मिल रहा था? सेकंड प्रेफरेंस। अब मिस्टर डी के जितने भी एक्सेस वोट है, ध्यान से सुनना, मिस्टर डी के जितने भी एक्सेस वोट है, ये 499 वोट्स एक्सेस है ना? ये 499 वोट्स किस में काउंट हो जाएंगे? एफ में। मिस्टर डी तो एलिमिनेट हो गए। अब मिस्टर डी को जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, वो तो 1001 पे पूरा करके एग्जिट हो गए ना। अब मैंने जैसा बताया कि लोग एक से ज़्यादा लोगों को वोट देते हैं, हाँ, लेकिन एक फर्स्ट प्रेफरेंस देके भी छोड़ सकते हैं लोग। मैंने तो एक को दिया फर्स्ट, बस खत्म, उनकी इच्छा पे। वो किसी की इच्छा पे सबको देना तो सबको देते हैं। अब लेकिन मिस्टर डी के जो सरप्लस वोट है, वो किसको मिल जाएंगे? जिसको लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा। मतलब सेकंड प्रेफरेंस वालों में जाकर के टोटल हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस कौन है? एफ। तो मिस्टर डी के जो सरप्लस वोट्स है वो किस में काउंट हो जाएंगे? एफ के अंदर काउंट हो जाएंगे, ठीक है सर। अब पता चलेगा एफ ने भी अपना कोटा पूरा कर लिया। तो अब मिस्टर एफ को उस कोटा के ऊपर अगर कोई भी वोट्स मिलते हैं, वो और फर्दर आगे शिफ्ट होते जाएंगे। इसका मतलब क्या है? देखो, ये बड़ा टेक्निकल है, ऐसे आसानी से समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि पहले तो सबके फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट किए जाएंगे। अगर किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस में अपना कोटा पूरा कर लिया, वो हो जाएगा एग्जिट, और वो उस कोटा के भी ऊपर निकल गया 1001 के, तो उसके एक्सेस वोट जो है, सरप्लस वोट है, वो हो जाएंगे ट्रांसफर। आगे आगे जाके ट्रांसफर हो जाएंगे। किसे ट्रांसफर होंगे? सेकंड प्रेफरेंस वाले को। मतलब जिस जिसने डी को फर्स्ट और किसी और को सेकंड दिया होगा, मतलब मिस्टर डी तो अब काउंट ही नहीं होंगे। तो जिस जिसमें मान लो मैंने नेक्स्ट मिस्टर डी का 1001 पूरा होने के बाद में एक बैलेट आया जिसमें डी को दे रखा था फर्स्ट और एफ को दे रखा था सेकंड, मैं इसको तो काट दूंगा, मतलब डी तो एग्जिट हो गया भाई। अब ये एफ के लिए क्या बन जाएगा? ये एफ के लिए फर्स्ट बन गया, एक तरीके से एफ के कोटा में जुड़ जाएगा। तो अब जहां जहां डी फर्स्ट आएगा, इग्नोर, डी को तो वो जीत गए, बोले एग्जिट करो। अब एफ सेकंड है ना, बोले एफ में काउंट करते जाओ। तो जैसे ही कोई कैंडिडेट जीत करके एग्जिट होता है, उसके बाद में अगर वो कहीं भी फर्स्ट प्रेफरेंस आएगा ना, उसको कट कर देंगे। समझे आप? होपफुली आप समझ गए होंगे। डाउट है तो फिर से कमेंट में लिखना, आई विल आंसर। अब ऐसे ही करते 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 एफ इज द विनर। अब हुआ कैसे? किसी और के अंदर डी फर्स्ट दे रखा है किसी ने, क्रॉस। एफ को सेकंड दे रखा है, क्रॉस, बोले ये दोनों जीत गए। अब ई को किसी ने थर्ड दे रखा है, तो अब वो ई के कोटा में जुड़ते जाएंगे। मतलब समझो, जो जो जीतते जाएंगे वो बाहर होते जाएंगे, और उनके जो एक्सेस वोट है ना, वो ट्रांसफर होते जाएंगे अगले नेक्स्ट कैंडिडेट को, नेक्स्ट कैंडिडेट को, नेक्स्ट कैंडिडेट को। ये प्रोसेस तब तक की जाएगी जब तक सारी की सारी सीट फिल नहीं हो जाती, मतलब 7 कैंडिडेट्स विनर नहीं बन जाते। सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस जो कि फॉलो होती है वोट्स के लिए, काउंटिंग के लिए। और जब ये लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद में एक काउंसिल बनेगी। ये काउंसिल आपस में बैठ करके डिसाइड करेगी कि इसमें से कौन चेयरमैन बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। ये सब कुछ इंटरनली डिसाइड किया जाता है। यही काउंसिल सीएमए को चलाती है, सीएमए इंस्टीट्यूट को चलाती है,
ऑल्दो एम्प्लॉय काम करते हैं बट एम्प्लॉय को डायरेक्शन देने का काम इनका होता है। जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बट वो चलती कैसी, उसकी एक मिनिस्ट्री होती है, वो मिनिस्टर उसका सुप्रीम होता है, वो डायरेक्शन देता है, फिर सारे लोग उसके अंडर काम करते हैं। सो इस तरीके से ये सिस्टम वर्कआउट करता है, और बहुत ही प्रेफरेंस सिस्टम जो है इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, नॉर्मली हम ऐसा नहीं सोचते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस वोटिंग या प्रेफरेंस सिस्टम। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, मुझे भी समझने में बड़ा टाइम लगा, बट ये तरीका है जिससे ICMA CMA की वोटिंग होती है। अगर आप CMA क्वालिफाइड और मेंबरशिप नहीं ले रखी तो ज़रूर से मेंबरशिप लीजिएगा, तभी आप वोट दे पाएंगे, और मेंबरशिप काफ़ी जगह इंपॉर्टेंस भी रखती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।